दोस्तों, भारतीय समाजों में जब भी लड़की पैदा होती है तब बिल्कुल भी खुशियां नहीं मनाई जाती है। जैसे ही लड़की पैदा हुई गमगीन हो जाता है पूरा परिवार। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे भाई एक लड़की ने जन्म लिया है। वो खुशियां नहीं मनाते हैं इस बात पर। उन्हें तो लगता है कि जैसे कोई आदमी मर गया है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है भारतीय समाज, क्योंकि उनको लगता है कि बेटियां जो होती हैं वो एक बोझ जैसी होती हैं। इतना वजन उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च किया जाए, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाएं फिर उनकी शादी करी जाए। और शादी फिर ऐसे ही नहीं होगी, शादी तो होगी, बहुत सारा दान दहेज दिया जाए, तब जाके उनकी शादियां होती हैं। दोस्तों, लोगों ने इस प्रकार की भ्रांतियां बना रखी हैं अपने दिमागों में कि वो लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं कि वो क्या करें। मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या सूचकांक जो कि सेंसेक्स में आया था 2011-12 में। उस समय की स्थिति यही थी कि वहां पर 1000 लड़कों में मात्र 900 लड़कियां ही उपलब्ध थी, यानी कि 100 लोग अभी भी कुंवारे रह जाएंगे। दोस्तों, आखिर ये लोग उन लड़कियों की जनसंख्या को कम कैसे करते होंगे? आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने उन लड़कियों की जनसंख्या कम करने के लिए ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। दोस्तों, मुझे बताने में भी बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। जैसे ही लड़की पैदा हुई, ये लड़कियां जैसे अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं, तो ये लोग उन छोटे से बच्चे, बिल्कुल फूल जैसे बच्चे के चेहरे पर रख देते हैं तकिया। और तकिया जो 1-1.5 किलो का होता है, उसकी वजह से वो नन्हे हाथ उस तकिया को नहीं हटा पाते हैं। और इस तकिया के वजन के कारण उन लड़कियों की जो सांस लेने की गति है वह रुक जाती है और वे लड़कियां वहीं मर जाती हैं। दोस्तों, एक और तरीका बताया गया कि इन छोटे छोटे बच्चियों की नाक में रेत डाल दिया जाता था। और दोस्तों, उस रेत की वजह से जो सांस लेने की नली है वह अवरुद्ध हो जाती है और उसी वजह से वो लड़कियां सांस नहीं ले पाती और उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं पुराने जमाने की बातें कर रहा हूँ, जब बेटा या बेटी का जन्म किसी हॉस्पिटल में नहीं, घरों में ही होता था। उस समय दाई जो होती हैं, वे दाइयां काम करती थी। और बहुत से परिवार ऐसे थे, वो साफ कहते थे दाई से कि दाई, यदि लड़का हो तो उसको बचा लेना, और यदि कोई लड़की हो तो उसकी होते ही गला घोटकर हत्या कर देना, बाकी हम देख लेंगे। और दोस्तों, जब वो दाई प्रसव कराती और उसमें यदि लड़की पैदा होती तो वो दाई अपने हाथों से ही उन लड़कियों की जान ले लेती और फिर उनके बाप को, वह लड़कियों को सौंप देती। अब वे बाप क्या करते? बाप उन लड़कियों को रेत के टीलों में ले जाते और फिर वहां पर उन लड़कियों को गाड़ दिया जाता। दोस्तों, ऐसे बहुत से टीले बताए जाते हैं राजस्थान में, जहां पर इन लड़कियों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से सब दबे हुए पड़े हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से इस तरह की जो खबरें आ रही थी, उसी प्रकार से बहुत से लोग अब कुंवारा जीवन ही व्यतीत कर रहे थे, यानी कि उनको अब लड़कियां नहीं मिल रही थी कि वो किससे शादी करें। बिल्कुल परेशान कर देने वाला मामला है। लोग परेशान हैं कि उनको शादी करने के लिए उनकी पत्नियां नहीं, लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। बहुत दुखी और परेशान हैं वो लोग। दोस्तों, अब जाकर यह थोड़ा मामला सुधरा है कि अब भी मैं आपको बता दूं कि जो अब करंट का जो एनपीआर है, यानी कि जो जनसंख्या सूचकांक सेंसेक्स है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अभी भी 1000 लड़कों में मात्र 940 लड़कियां ही उपलब्ध हैं, यानी कि 60 लोग अभी भी कुंवारे रह जाते हैं। और दोस्तों, इसे कुंवारे रहने पर किसी और ने मजबूर नहीं किया है, ये लोग खुद अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ही कुंवारे रह गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि ये जो भी कृत्य किए गए हैं ये मनुष्य की वजह से ही किए गए हैं, यानी कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं समझी जाती और फिर वो रह जाते हैं हाथ मलते हुए, क्योंकि उनकी फिर शादी ही नहीं हो पाती। और इस तरीके से वो जो कुंवारे रह जाते हैं उसके जिम्मेदार वो स्वयं ही होते हैं, कोई और नहीं होता। दोस्तों, आज का जो किस्सा हम आपके सामने लेकर आए हैं वह किस्सा भी राजस्थान की उसी भूमि का है, जहां पर अक्सर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। दोस्तों, मैं आज लेकर चलता हूं आपको राजस्थान के जोधपुर जिले में। दोस्तों, अब यह तारीख होती है 6 मई 2016। दोस्तों, यहाँ जो रोहित है, जिसकी शादी बिल्कुल हाल ही में हुई है, वह अपनी पत्नी को पाकर बेहद खुश है और अक्सर हंसी ठिठोली करता हुआ फिरता है पूरे घर में। उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश है
उसकी पत्नी का नाम होता है सीमा, जो कि बिल्कुल 25 साल की नई कमसिन लड़की है। उसको देखकर हर कोई ये कहे कि भाई वाह, इनकी जोड़ी तो भगवान ने ही बनाकर भेजी है। दोनों एक दूसरों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रात के करीब 9 बजे होते हैं और सीमा अपने बेडरूम में सो रही होती है। रोहित करीब 10 बजे आता है और 10 बजे आकर वह देखता है कि उसकी जो खूबसूरत पत्नी है वह बिस्तर पर सोई हुई है। अब दोस्तों रोहित भी उसको परेशान नहीं करता है और अब जो रोहित है वह भी बगल में जाकर अपनी पत्नी के पास सो जाता है। दोस्तों अब रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। सीमा की आंख खुलती है और सीमा अपने पति को जगाने का प्रयास करती है, उसको हिलाती है, तो यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं होती है रोहित के शरीर में। वह अब रोहित को और हिलाने डुलाने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं है रोहित के शरीर में और ना ही वह कोई आवाज दे पा रहा है। दोस्तों एक डर की आशंका से अब जो सीमा है वह बिस्तर से खड़ी होती है और वह कमरे की लाइट जलाती है। कमरे की लाइट जलाकर वह बिल्कुल हैरान रह जाती है, चीखें मारने लगती है, परेशान हो जाती है। वह देखती है कि रोहित का जो दाहिना हाथ है वह उस बेड से नीचे लटका हुआ है और उस दाहिने हाथ से बहुत सारा खून जो है वह बिखर गया है। यानी कि अब जो रोहित है उसकी सांसें भी नहीं चल रही है, वह मर चुका है। दोस्तों अब चीखती हुई सीमा दरवाजे खोलती है और दरवाजे को खोलकर बाहर भागते हुए मम्मी पापा यानी कि अपने सास ससुर वगैरह को सभी को जगाती है। सभी लोग जाग जाते हैं और सीमा से आकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो सीमा रोते हुए बिलखते हुए कह रही है कि देखिए मेरी शादी को तो अभी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है और देखो मैं अभी से विधवा हो गई। तुम्हारे बेटे ने आत्महत्या कर लिया, उसकी हाथ की नस कटी हुई है। दोस्तों अब रोहित के माता पिता घबराते हुए उस कमरे में घुसते हैं और जाकर देखते हैं रोहित की तरफ, तो पता चलता है कि रोहित का जो दाहिना हाथ है वह नीचे लटका हुआ है और उससे निरंतर खून बह रहा है और खून नीचे बहुत ज्यादा फैल चुका है और अब उस रोहित की सांसें भी नहीं चल रही हैं। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और यहाँ पर रोहित की पत्नी सीमा बार बार बेहोश हो रही है और उसकी बेहोशी के कारण तो उसका दुखी है, कोई और बात नहीं हो सकती। दोस्तों अब यहाँ जैसे कि आत्महत्या करी है रोहित ने, इसके किसी भी कारण के बारे में उसका पूरा परिवार नहीं जानता है और अब वह परिवार अपने बेटे की इस मृत्यु पर पुलिस के पास फोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं कि आप आइए और देखिए मौका वारदात पे क्या हुआ है। अब पुलिस उस घटना स्थल पे पहुंचती है और वहां पर उस जो क्राइम सीन है उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, पूरी खबर ली जाती है और पुलिस अब पूछताछ कर रही होती है उस परिवार से, रोहित के मम्मी पापा से उनसे पूछा जा रहा है। तो वो सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए ये सीमा है जो कि रोहित की पत्नी है और ये और रोहित उस कमरे में ही सोए हुए थे। अचानक से ये सीमा भागते आई, चिल्लाते हुए आई, कहने लगी कि मैं विधवा हो गई, मेरा नसीब कैसे फूट गया, रोहित अब जिंदा ही नहीं है। हम लोग जैसे ही वहां जाकर देखते हैं तो हमें भी रोहित इसी स्थिति में उस बेड पर लेटा हुआ मिला और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। पुलिस अब उस क्राइम सीन के सभी फोटोग्राफ्स खींचकर अपने पास ले जाती है। अब पुलिस सोच रही होती है कि यहाँ पर उस कमरे में रोहित के अलावा कोई और दूसरा शख्स ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर सीमा और रोहित ही होते हैं। हो ना हो सीमा ने ऐसा किया है, लेकिन सीमा के बारे में जब पुलिस जांचती है पता चलता है कि सीमा तो बहुत ज्यादा दुखी है, रो रही है, बिलख रही है। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बार बार कह रही है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह से तबाह होने वाली थी, उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। दोस्तों पुलिस अब कैसे खोजबीन करे, छापेमारी करे या फिर उस सीमा से पूछताछ करने के लिए थाने लेकर आए, पुलिस भी संशय में फंस जाती है और वह सोच रही होती है कि देखो यदि हम अभी तो रोहित को मरे कुछ ही दिन हुए हैं, हम अभी से उसकी पत्नी को यदि गिरफ्तार या पूछताछ करने के लिए अपने पुलिस थाने में लाते हैं तो कहीं हमारी किरकिरी ना हो जाए, कहीं लोग पुलिस की इस कार्रवाई पे ही ना हंसने लगे। दोस्तों पुलिस अब थोड़ा शांत हो जाती है और पुलिस अब सोच रही होती है आखिर उस क्राइम सीन पे क्या हुआ था, लेकिन पुलिस के पास 2 ऐसे क्लू होते हैं जिनके बारे में पुलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि जो आदमी होता है, यह जो लड़का है रोहित, यह राइट हैंडी था, यानी कि उसके सीधे हाथ से ही अक्सर काम किया करता है। दोस्तों अब जानते हैं लोग लेफ्टी या राइटी होते हैं, तो जो रोहित है वह राइटी होता है।
और पुलिस के दिमाग में यह क्लू बना हुआ था कि जो आदमी राइटी होते हैं तो वो अक्सर आत्महत्या करने के लिए अपने उल्टे हाथ की नसें काटते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रोहित के दाहिना हाथ ही कटा हुआ है, यानी कि उसने लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ को कैसे काटा होगा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी नजर आती है कि उस रूम में यानी कि उस कमरे में रोहित के अलावा और सीमा के अलावा कोई तीसरा आदमी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रोहित के माता पिता इस बात की गवाही देते हैं और कहते हैं कि अंदर से जो ये सीमा है जब भागकर आई तो इसने उस कमरे की कुंडी खोली थी, यानी कि उस कमरे के अंदर कोई बाहर का कोई भी शख्स नहीं आ सकता। आखिर सीमा को होना हो पता होगा कि यह जो मसला है, यह जो घटना है, यह जो हत्या हुई है, ये किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, पुलिस का अब एंगल बदल जाता है जांच करने का, और पुलिस की नजर में जो मुख्य चश्मदीद या फिर मुख्य अभियुक्त जो होता है वह रोहित की पत्नी सीमा ही होती है। और अब पुलिस एक दिन जाती है रोहित के घर, और रोहित के घर जाकर जो रोहित की पत्नी है सीमा, उससे कहती है कि हमको कुछ जानकारी मिली है, उन जानकारियों को पक्का करने के लिए आपसे पूछताछ करनी है, और वह पूछताछ हम पुलिस थाने में ही कर पाएंगे। आप हमारी मदद करें ताकि हम आपके पति के असली कातिल को ढूंढ पाएं। ऐसा कहकर पुलिस अब उस सीमा को अपने थाने ले आती है, और थाने में आकर अब सीमा से पूछताछ की जाती है। तो सीमा पहली दफा ही मना कर देती है और कहती है कि कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है, यानी कि अपने हाथों खुद विधवा कैसे हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पुलिस उसकी बात पे एतबार तो करती है, लेकिन उससे कहती है कि भाई हो सकता है तुमको लग रहा है, लेकिन यहाँ रोहित की आखिर हत्या किसने करी होगी, या फिर रोहित ने आत्महत्या कैसे करी होगी। रोहित तो बड़ा खुश मिजाज और खुश रहने वाला, सभी के साथ हंसी ठिठोली करने वाला है, उसके दिमाग में आत्महत्या का विचार कैसे आ गया। वह अच्छा खासा कारोबार चलाता है, अच्छे खासे पैसे हैं, घर परिवार से संतुष्ट है, और वो अकेला ही लड़का है अपने पिता का, वह खुद की हत्या कैसे कर सकता है। इस बात के लिए हमें बहुत ज्यादा विचार किया है, और हम बस अब एक बात पे पहुंचे हैं सीमा, कि जो लड़का है रोहित मरने वाला, यानी कि तुम्हारा पति जो रोहित है, उसकी हत्या तुमने ही करी है। दोस्तों, इतनी बात सुनकर अब जो सीमा है वह भौचक्की सी देख रही है पुलिस की ओर, और पुलिस से कह रही है कि आप किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं मुझ पे, आपको सही नहीं लगता। तो पुलिस अब उसको एक कहानी सुनाती है, और पुलिस अब उससे कहती है कि तुम ध्यान से सुनो कि तुमने अपने पति रोहित की किस प्रकार से हत्या करी है, हम बता दें तुम मत बताओ। तो यहाँ पुलिस अब बड़े गौर से बता रही होती है उस सीमा को कि सीमा देखो, तुम हमें बेवकूफ मत समझो, हम इसी खोजबीन में लगे रहते हैं, हमारा तो सिर्फ यही काम है। जैसा कि आप भी इस बात को हाँ करोगी कि जो रोहित होता है वह राइट ही होता है, यानी कि राइट हैंड से ही कार्य करता है। आप बताओ कि कैसे रोहित अपने उल्टे हाथ से अपने जो दाहिना हाथ है उसकी नस कैसे काट लेगा। और दूसरी बात, जब हमने रोहित का पोस्टमार्टम कराया तो तब हमको मालूम चला कि उसके जो हाथ में बहुत गहरा कट है, यानी कि जिससे हड्डी भी दिखने लगे, यानी कि यह काम तो कोई और ही कर सकता है। पहली बार तो हमारा शक तुम पे ही जाता है। और दूसरी बात, जो कि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि रोहित की जो मौत हुई है वह ज्यादा खून बहने से नहीं, सांस की गति रुकने से हुई है। दोस्तों, पुलिस कहती है सीमा से कि तुमने रोहित का गला घोटा है और उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, जब इस प्रकार से पुलिस उस कहानी को सुनाती है तो बस अब तो जो सीमा होती है उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, आंसू पे आंसू आने लगते हैं, और वह गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़कर पुलिस से कह रही होती है कि तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि यह कहानी मैंने ही करी है। अब पुलिस कह रही होती है सीमा से कि सीमा, अब हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब तुम अपने शब्दों से इस कहानी को बता दो कि आखिर तुमने उस रोहित की हत्या क्यों करी है। दोस्तों, अब सीमा बोल रही होती है अपनी रूंधी हुई आवाज से और कह रही होती है कि साहब, उसकी शादी पहले भी एक बार हो चुकी है, वह बिल्कुल खुले विचारों वाली लड़की है, और वह कभी भी नहीं सोचती है कि वह कभी भी बंधन में रहे, यानी कि उसको बंधन पसंद नहीं है। वह बिल्कुल खुले विचारों के साथ खुले गगन में एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती है।
जब उसकी पहले शादी हुई थी तो उस ससुराल में जाते ही उसके ऊपर बंदिशों का ऐसा पहाड़ आ टूटा था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि वह बस अब घर में बंद कर ही रह जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जब सीमा करीब 4 महीने उस शादी में रहती है और जब उसका दम घुटने लगता है तो वह अपने पति से तलाक पाना चाहती है और फिर तलाक के लिए एक केस फाइल कर देती है कोर्ट में, और कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स के चलते हुए वह अपने पहले पति से डिवोर्स ले लेती है। जो सीमा होती है वह अपने पिता के घर पे होती है। और दोस्तों, शादी करने के बाद कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। वह यही कहता है कि बेटी आप अपने घर जाइए और अपने घर को संभालिए। इसी दौरान जो सीमा होती है, सीमा की आंखें चार हो जाती हैं। उसकी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम चिंटू होता है, चिंटू भी हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है, उससे सीमा की आंखें हो जाती हैं चार। और सीमा और चिंटू अब प्यार मोहब्बत की बातों में पड़ जाते हैं और अक्सर फोन पर घंटों घंटों बातें किया करते हैं। दोस्तों, एक दिन जब बिचौलिया को पता चलता है कि यहाँ उनके पड़ोस में रोहित की शादी नहीं हो पा रही है, रोहित जो कि 27 साल का एक युवक था, बहुत अच्छा कारोबार, काम धंधा, जमीन जायदाद, उसके पास सब कुछ था, वह अकेला लड़का था और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वह जो बिचौलिया होता है वह एक दिन पहुंच जाता है रोहित के पिता के पास और रोहित के पिता के पास जाकर कहता है कि आपको रोहित के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, भाई उसकी शादी की उम्र हो गई है, आप उसकी शादी कराइए। तो यहाँ पर रोहित के पिता कहते हैं अभी तक हमको ऐसी कोई लड़की नहीं मिली है जिससे हम रोहित की शादी कर दें। हमें तो रिश्ते आते हैं, वो लड़कियां हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तुमने देखा हमारा लड़का बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान और बिल्कुल खूबसूरत लड़का है, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताइए। तो बस बिचौलिया को तो इतना ही चाहिए था। बिचौलिया अब उस लड़की जिसका नाम सीमा है उसका वह खूबसूरत फोटो रोहित के पिता को दिखाता है। रोहित के पिता उस फोटो को देखकर बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, इस लड़की से ही हमारे बेटी का संबंध करा दो, हमें बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर बिचौलिया कहता है कि यदि आपको इस लड़की से शादी करानी है अपने बेटे की, तो आपको इसके लिए एक राशि देनी पड़ेगी और वह राशि तय होती है करीब 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर रोहित का पिता कहता है कि हमको पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें तो जरूरत है हमारे बेटे के लिए एक खूबसूरत बीवी मिल जाए और बस वह हमारे बेटे रोहित और रोहित के परिवार को संभाले। हम भी चाहते हैं हमारे घर में नए नए खूबसूरत बच्चों की किलकारियां गूंजे और रोहित भी बड़ी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। जैसे कि दोनों का समझौता हुआ था, अब वह बिचौलिया जाता है उस लड़की सीमा के घर और सीमा के पिता से कह देता है कि तुम्हारी बेटी का संबंध ऐसे ऐसे रोहित नाम के लड़के के रूप में आया है और अब उसकी शादी करा दीजिए। दोस्तों, वो लोग भी खुश थे क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है और जल्दी से जल्दी उसकी शादी करा देना चाहता है। दोस्तों, अब रोहित और सीमा की सगाई कर दी जाती है और अब उनकी जो शादी की जो तारीख है वह तय हो जाती है 29 मार्च 2016। 29 मार्च 2016 को शाम को अब जो रोहित है अपनी नई पत्नी सीमा को लेकर अपने घर आता है। दोनों एक दूसरे को साथ पाकर बेहद खुश हैं। दोस्तों, जो सीमा है वह सीमा अपने नए पति रोहित को और रोहित के प्यार को पाकर ऐसे खुश है जैसे उसको नया जीवन मिल गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक टीस उठ रही होती है, वह टीस होती है उसके प्यार चिंटू से दूर होने की। दोस्तों, मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। इन बिचौलियों द्वारा जो किए गए या कराए गए जो संबंध है उनमें जिनमें पैसों का लेन देन होता है, वहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली हैं कि लड़की आती है शादी करने के लिए और वह बस एक रात ही उस घर में रहती है। ऐसा हमने पहले भी वीडियो बनाई है, उनमें भी आप जाके देख सकते हो कि वो एक रात की ही पत्नी बनती हैं और अगले दिन अपने ससुराल जान अपने पति को बेहोश करके वहां से सारे रुपए पैसे माल जेवरात को लेकर उड़ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक और भी किस्सा हमारी वीडियोस में है कि एक ने अपने पति को ही पहली रात को झूठ बोला कि उसको दिक्कत है, वह तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती, तो उसको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके वह रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए रोहित के पिता और उस बिचौलिया में एक डील फाइनल हुई थी। वह डील होती है कि जब भी लड़की की शादी होकर आएगी घर में, तो उस लड़की के 1 साल तक अपने मायके नहीं जा सकती। दोस्तों, इस समझौते में एक ढील दी जाती है, वह यह होती है कि यह जो लड़की है यानी कि इसका जो परिवार है
वह अपनी लड़की से मिलने तो आ सकता है, लेकिन यह लड़की अपने मायके नहीं जाएगी। दोस्तों, इसी समझौते में हुई डील के अनुसार अब सीमा के माता पिता अक्सर आते जाते रहते हैं सीमा के घर पे और सीमा से मिलजुल रहे होते हैं। तो 3 मई 2016 को वह चिंटू जो है वह अपनी प्रेमिका सीमा के घर पे आता है। और दोस्तों, उस चिंटू के बारे में सीमा बताती है कि वह उसके मामा का लड़का है और वह अब यहाँ पर मिलने के लिए आया है। तो अब रोहित के माता पिता उस सीमा से मिलने के लिए उसके मामा के लड़के को अपने घर में पनाह दे देते हैं, आ जाने देते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चिंटू जैसे ही अपनी प्रेमिका सीमा से मिलता है, बस दोनों के बीच में प्रेम की वह परिभाषा विचरने लगती है। और बस अब सीमा सोचती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े उसको, तो बस उसका प्रेमी चाहिए। उसका नाम होता है चिंटू। वह अब अपने प्रेमी से कह रही होती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। चिंटू अब अपनी प्रेमिका सीमा से कहता है कि यदि तुम्हें मेरा प्यार पाना है तो तुम्हें जो रोहित है उसको रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, इस बात पर अब जो सीमा होती है वह बिल्कुल राजी हो जाती है और वह अब कहती है कि तुम चिंता मत करो, यह काम तो मैं बाएं हाथ से कर दूंगी, यानी कि मैंने ऐसा देखा है और मैं ये काम बड़े आसानी से कर सकती हूँ। दोस्तों, अब चिंटू पूछता है कि आप कैसे करोगी? तो यहाँ पर कहती है जो सीमा कि मैंने ऐसे बहुत टीवी सीरियल देखे हैं, उन टीवी सीरियलों में मैंने देखा है कि किस प्रकार से कोई पत्नी अपने पति से छुटकारा कैसे पाती है। और दोस्तों, इसी प्लानिंग के चलते अब जो सीमा है अपने प्रेमी चिंटू को तो अपने घर से वापस भेज देती है अपने गांव। और अब जो दिन आता है 6 मई 2016 की शाम का, अब जो रोहित होता है वह अपनी पत्नी के पास करीब 8 बजे ही उसके कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे ही रोहित अंदर जाता है वह देखता है कि उसकी पत्नी सीमा आज बहुत अच्छे मूड में है और जो सीमा है वह बिल्कुल कमसिन अदाओं से अपने पति रोहित को लुभा रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब सीमा अपने पति रोहित का हाथ पकड़कर लाती है और बेड पर बैठाती है और उससे कहती है कि आज मेरा तुमसे प्यार करने का बहुत ज्यादा मन है, तुम मुझसे मना तो नहीं करोगे? तो यहाँ पर जो रोहित है वह कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मना क्यों करूं भाई, प्यार करने का तो तुम्हारा हक है, तुम आखिर मेरी पत्नी हो। और दोस्तों, अब जो सीमा है वह कहती है कि मुझे यह प्यार करने के लिए तुम्हारे हाथ पैर बांधने होंगे। और सीमा ने पहले से लाई हुई रस्सी के साथ अब रोहित के हाथ पैर उस बेड से बांध दिए होते हैं। दोस्तों, अब जो सीमा होती है वह अपने कपड़े उतारती है और कपड़े उतारने के बाद सीधा जाकर बैठ जाती है रोहित के सीने पर और वह कहती है कि मैं तुम्हारा गला भी घोट के देखूं? तो यहाँ पर रोहित कहता है क्यों नहीं। दोस्तों, अब जो सीमा होती है वह अपने हाथों से रोहित के गले को दबाना शुरू कर देती है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि वह अब रोहित के गले को नहीं छोड़ती है, बहुत जोर से दबाती है। रोहित अपने हाथ पांव कहां से लाए, क्योंकि वो तो बन चुके थे। वह अपनी गर्दन को खूब जोर से हिला रहा है और रोहित जोर से बोलने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सीमा रोहित का गला दबाते हुए जाती है और बहुत ज्यादा गला दबाए जाने के कारण अब जो सीमा है वह रोहित की हत्या कर देती है, यानी कि रोहित की सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। दोस्तों, सीमा को इतने में ही सब्र नहीं आता है, वह सोचती है कहीं यह जो उसका पति रोहित है वह सिर्फ बेहोश हुआ हो या मरा ना हो, और फिर वह एक धारदार चाकू को उठाकर लाती है और फिर उसको मार देती है रोहित के दाहिने हाथ में। वह काफी ज्यादा गहरा जख्म करती है और उस जख्म के बाद अब रोहित के शरीर से खून नीचे टपकना लग जाता है। दोस्तों, जो सीमा होती है वह उन्हीं अंत वस्त्रों में उस बेड पर बैठकर अपने पति को मरते हुए देख रही है और करीब ठीक प्लानिंग के मुताबिक रात को 12 बजे वह अब शोर मचाती है, अपने परिवार के लोगों को जगाती है कि रोहित तो देखो मर गया है, रोहित ने आखिर आत्महत्या क्यों कर ली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो सीमा होती है वह उस रस्सी को खोल देती है और उस रस्सी को अपने घर से भी लापता यानी कि छुपा देती है, उसको कहीं पर जला देती है ताकि पुलिस को वह सबूत के रूप में ना मिले। दोस्तों, जब सीमा इस प्रकार की हत्या करने की बात को कबूल कर लेती है तो पुलिस अब सीमा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस के पास सभी तरीके के सबूत भी मौजूद हैं और उनके पास इकबालिया बयान करने वाला अभियुक्त भी है। लेकिन पुलिस ने अब यहाँ पर उस
सीमा द्वारा उसके जो प्लान में सीमा द्वारा उसकी साजिश में जो सम्मिलित होता है, यानी कि सीमा का जो प्रेमी है चिंटू, उसको भी उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये इस प्रकार की घटनाएं रची गई थी। अब दोनों जेल में भेज दिए गए हैं और कोर्ट में अभी भी यह मामला पड़ा हुआ है और उस पर लगातार सुनवाइयां चल रही हैं और वो दोनों अब जेल में पड़े हुए हैं। दोस्तों, सीमा द्वारा उठाए गए इस खतरनाक कदम के बारे में आपका क्या विचार है? और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।